क्या इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा इंडिजिनस मिसाइल प्रोजेक्ट को क्वाइटली कैंसिल कर दिया है जो भारत को क्लोज कॉम्बैट एयर वॉरफेयर में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बना सकता था? आर्मी अभी फ्यूचर में हेलीकॉप्टर के बदले टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बारे में क्यों सोच रही है? और क्या एआई अभी इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इन्फ्रेड यानी आईआर सीकर वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसे क्वाइटली बंद कर दिया गया था। ये मिसाइल असल में अस्त्र मार्क 1 के प्रूवन एयरफ्रेम के ऊपर ही बेस्ड होने वाला था, जिसमें एक्टिव रडार सीकर के बदले एक इमेजिंग इन्फ्रेड सीकर को इंटीग्रेट किया जाने वाला था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हीट सीकर वीवीआर मिसाइल को बनाना था, जिसका एंगेजमेंट रेंज 50 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा होने वाला था। खास बात यह था कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इमेजिंग इन्फ्रेड सीकर फ्लेयर जैसे डिकॉय को आइडेंटिफाई करके रियल टारगेट को लॉक कर सकता था और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ लगभग 90 डिग्री हाई ऑब्वर सेट एंगेजमेंट के साथ आने वाला था। डीआरडीओ की हैदराबाद लैब्स, जिन्होंने नाग और हिला जैसे मिसाइल प्रोग्राम के लिए इमेजिंग इन्फ्रेड सीकर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गए थे और प्राइवेट इंडियन कंपनीज को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया गया था। इनिशियल फेज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको लेके पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया था, क्योंकि ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने वाला था। अभी के लिए हमारी प्राइमरी क्लोज रेंज मिसाइल की बात करें तो वो R-73 मिसाइल, इसकी परफॉर्मेंस अभी इतना अच्छा नहीं रहा है। रिसेंटली वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भी आप सभी ने देखा होगा कि मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर गया था। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मिसाइल को रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर अस्त्र मिसाइल की एक इमेजिंग इन्फ्रेड सीकर वेरिएंट या हीट सीकर वेरिएंट को डेवलप किया जाता है तो यह हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकता था। लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी डॉक्ट्रिन में एक बड़ा शिफ्ट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल के बदले ब्रिटिश ओरिजिन एसराम मिसाइल को अपनी स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया गया था, जो कि पहले से एक प्रूवन सिस्टम था और फास्ट इंडक्शन पॉसिबल करने वाला था, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मिसाइल की इमेजिंग इन्फ्रेड सीकर वेरिएंट को डेवलप करने की प्रोग्राम को धीरे धीरे बैकफुट में डाल दिया गया था और बदले में अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि मॉडर्न एयर कॉम्बैट अभी मोस्टली वीवीआर रेंज में ही होने वाली है। तो क्लोज रेंज मिसाइल से ज़्यादा अभी हमें वीवीआर मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से अस्त्र मिसाइल की इन्फ्रेड वेरिएंट के बदले सिर्फ वीवीआर वेरिएंट को ही डेवलप करने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट इंडियन आर्मी एविएशन कोर को लेकर है, जहां भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पर क्वाइटली फोकस किया जा रहा है। इस सेगमेंट में अभी आर्मी का प्राइमरी फोकस इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर ही बना हुआ है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जा रहे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और प्रपोज्ड इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव एजिंग चीता, चेतक और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने का होने वाला है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से बात अभी एक्सेप्ट किया गया कि कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर की कुछ एरोडायनामिक लिमिटेशन होने वाली है। रिट्रीटिंग ब्लेड स्टॉल की वजह से इनकी क्रूजिंग स्पीड ग्रेजुअली 250 से 300 किलोमीटर के आसपास लिमिटेड होता है और हाई अल्टीट्यूड में फुली लोडेड ऑपरेशन 15,000 फीट से 18,000 फीट के बाद चैलेंजिंग बन जाता है, खास करके हिमालयन रीजन में, जहां पर थिन एयर लिफ्ट परफॉर्मेंस को काफी इंपैक्ट करता है। टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट या टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर यहीं पर इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म वर्टिकली हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रूजिंग फेज में ये अपने इंजन को फॉरवर्ड टिल्ट करके एयरप्लेन की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं या एयरप्लेन की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। इससे स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और ऑपरेशनल सीलिंग भी 25,000 फीट के आसपास इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर इस तरीके के हेलीकॉप्टर को हम इस्तेमाल करते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में किसी भी तरह की ट्रुप ऑपरेशन या लॉजिस्टिक सपोर्ट काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ एडवांस डिज़ाइन में प्रेशराइज्ड कैबिन भी इसमें मौजूद होते हैं, जिससे हाई अल्टीट्यूड मेडवैक मिशन में हाइपोक्सिया रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और इंजर्ड सोल्जर को आराम से इवैक्यूएट किया जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर अभी टिल्ट रोटर इकोसिस्टम रैपिडली इवॉल्व होता जा रहा है। अब तक इस तरीके की हेलीकॉप्टर की सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल की अगर बात करें तो वो V-22 ऑस्प्रे होने वाला है, लेकिन अभी
मल्टीपल कंट्रीज की तरफ से इस कैटेगरी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से अभी कोई फॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्लान को तो अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि करंट प्रायोरिटी अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम पर ही होने वाला। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर अभी टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन को लेकर है, लेकिन इस बार फोकस मिसाइल या रडार अपग्रेड पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम पर होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से अभी भारत को एडवांस AI सोल्यूशन को ऑफर किया जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है। खास करके HAL की तेजस मार्क 1 और सुखोई Su-30 MKI जैसे फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म के लिए इजराइल की तरफ से भी AI टेक्नोलॉजी को ऑफर किया जा रहा है। इस प्रपोजल का कोर आइडिया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम पर बेस्ड होने वाला है, जहां पर ट्रेडिशनल मेंटेनेंस में एयरक्राफ्ट को तब रिपेयर किया था जब कोई फॉल्ट सामने आता है, लेकिन AI ड्रिवन सिस्टम होने की वजह से एयरक्राफ्ट की इंजन, एवियोनिक्स और एयरफ्रेम से कंटिन्यूअसली डाटा को एनालाइज किया जाने वाला है, जिससे इंजन टेम्परेचर साइकिल, वाइब्रेशन पैटर्न, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस और कंपोनेंट वेयर एंड टियर सब कुछ पहले से मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी सिस्टम में फ्यूचर फेलियर का रिस्क यहाँ पे डिटेक्ट होता है या डाटा में डिटेक्ट होता है, तो मेंटेनेंस टीम को पहले ही अलर्ट मिलने वाला है, यानी कि ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमें पता चलने वाला है कि एयरक्राफ्ट की अभी कौन से सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ने वाली है या फिर कौन सी सिस्टम को सर्विसिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तेजस मार्क 1 के केस में ये टेक्नोलॉजी खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट अभी लार्जर नंबर में इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है और मॉडर्न 4.5 जनरेशन फाइटर एडवांस एवियोनिक्स, AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से लार्ज अमाउंट में ऑपरेशनल डाटा को जनरेट करते हैं, जिसे मैनुअली चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन AI ड्रिवन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, जो कि एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी रेट को कंसिस्टेंटली हाई रखने में हमको मदद करने वाला है। दूसरी तरफ Su-30 MKI फ्लीट, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस सिस्टम का बैकबोन माना जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। 260 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना एक मैसिव लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है। अब AI इंटीग्रेशन से MRO हब्स में इन एयरक्राफ्ट की टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम होने वाला है, जिसमें स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और इंजन लाइफ साइकिल प्लानिंग को भी बेहतर किया जा सकता है। अगला अपडेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन की तरफ से है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी फाइटर जेट अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में क्रैश हो गया है और उसके बाद इसकी पायलट को कैप्चर किया गया है। अफगान मिलिट्री और पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म किया है कि एयरक्राफ्ट को अफगानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से शूट डाउन किया गया था, जिसके बाद पायलट एयरक्राफ्ट से पैराशूट करके नीचे उतरा था, जिसके तुरंत बाद उसे डिटेन किया गया है। आई विटनेस रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रैश से पहले शहर के ऊपर एक जेट की आवाज़ सुनाई दिया था, जिसके बाद एयरपोर्ट डायरेक्शन से जोरदार एक्सप्लोजन सुनने को मिला था। अफगान मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने क्लेम किया कि एयरक्राफ्ट को डिफेंसिव एक्शन में गिराया गया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसको लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा और अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ से किस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार के गिराया गया है। ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं लग रहा है, बल्कि रैपिडली एस्केलेट होता हुआ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री टेंशन का हिस्सा माना जा रहा है। इसके एक दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और सदर्न सिटी कंधार पर एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया था। अफगान अथॉरिटीज का कहना था कि उन्होंने ये बॉर्डर ऑफेंसिव पाकिस्तान के पहले एयर स्ट्राइक के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया था, लेकिन अभी उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से काउंटर अटैक किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये डेवलपमेंट रीजन में एयर पावर एस्केलेशन का क्लियर सिग्नल दे रहा है और फाइटर जेट का शूट डाउन होना सिचुएशन को और भी सेंसिटिव बना सकता है, क्योंकि अभी तक कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली बॉर्डर तक ही लिमिटेड था, लेकिन अभी डायरेक्ट एरियल एंगेजमेंट भी देखने को मिलने लगे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अफगानिस्तान के पास इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, तो ऐसे में अगर उन्होंने सच में पाकिस्तान की कोई भी फाइटर जेट को मार के गिरा दिया है तो ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है और पाकिस्तान के लिए शर्म की बात होने वाली है। फिलहाल अगर डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन अभी जल्दी नहीं होता है तो ये टेंशन अभी वाइडर रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है और इसके अलावा इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में भी टेंशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में एशियन कॉन्टिनेंट में तनाव थोड़ा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।